लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं जो एजुकेशन की फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की आज इस खास पेशकश में हमारे साथ मनोज शर्मा जी मौजूद हैं, जो न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल बैरसिया रोड, विश्वकर्मा नगर, करोद, भोपाल के डायरेक्टर हैं। और साथ में मौजूद हैं पर्व अग्रवाल, जो न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप ही से मैं जानना चाहूँगा, मनोज सर, आप डायरेक्टर हैं, एजुकेशन की फील्ड में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम लक्ष्य है। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में या आम इंसान के जीवन में लक्ष्य का होना कितना महत्वपूर्ण है और लक्ष्य को कैसे परिभाषित करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं आज शहीद दिवस पर हमारे तीनों शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को नमन करता हूं, क्योंकि उनके लक्ष्य के माध्यम से ही आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले बंसल ग्रुप के लक्ष्य कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से आज पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों के होनहार प्रतिभावान बच्चों को इस मंच पर आकर अपनी बात कहने का अवसर मिला है और उस प्रतिभा को निखारने का काम बंसल समूह द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। दो लाइन इसके लिए हैं, विकल्प बहुत हैं मार्ग भटकाने के लिए, लक्ष्य एक ही बहुत है मंजिल को पाने के लिए। यदि हम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं अपने जीवन का, तो आगे हमारे जीवन की चुनौतियां बहुत कम हो जाती हैं और हम अपने जीवन को निश्चित रूप से खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। यही मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, मैं जानना चाहूँगा, न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल के बारे में आप बताएं। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सालों से स्कूल संचालित हो रहा है और मैथमेटिक्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, ये स्कूल करौद बैरसिया रोड पर स्थित है। विश्वकर्मा नगर वहाँ कॉलोनी है, उसमें सन 1998 से हमने ये स्कूल शुरू किया है और हमने लगभग 50-60 बच्चों से लेकर ये स्कूल शुरू किया था। आज इसमें लगभग 1000 से लेकर 1100 बच्चे अध्ययनरत हैं। मैथ स्ट्रीम की जहाँ तक बात है, मैथ स्ट्रीम में लगभग 35-40 स्टूडेंट्स अभी तक हमारे हैं उसमें, इस क्लासेस में, जो कि हमारे शिक्षकों द्वारा अच्छे मार्गदर्शन को लेकर और अच्छी पढ़ाई को लेकर वो उत्साहित हैं। निश्चित रूप से विगत 3-4 वर्षों का विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और लगभग हम कह सकते हैं कि 100% विद्यालय दे रहा है। चलिए, यानी 98 से स्कूल संचालित है और करीब करीब 23 साल स्कूल को हो गए हैं। जी बिल्कुल। पर्व, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बतौर स्टूडेंट, हमारे कई दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे आपको, आपने स्कूल में एडमिशन कब लिया था, अभी कौन सी क्लास में हैं आप, और ओवरऑल हम बात करें तो कहाँ से हैं आप? बेसिकली भोपाल से हैं। स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बंसल समूह को धन्यवाद करूंगा और प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए अवसर प्रदान करा। और न्यू इंडिया स्कूल की बात की जाए तो मैंने एडमिशन वहाँ 5th क्लास से लिया था और मैं बेसिकली देवकी नगर करोद से बिलोंग करता हूँ। भोपाल का ही हूँ मैं। और स्कूल के बारे में बात की जाए तो जब से मैंने एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिया है 5th क्लास से, तो प्रिंसिपल सर हुए या अदर टीचर्स जो भी हैं, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है लेके चीज़ों को। फिर एग्ज़ाम में अगर कभी कोई कम मार्क्स आ रहे हैं या ज़्यादा वो होता है तो उसमें प्रिंसिपल सर हमें मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करना है आगे चल के, कि ज़्यादा अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उसको लेके भी कभी हाई पर नहीं होना चाहिए। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो उसको माइंड में
एटीट्यूड बैठ जाता है कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूँ या कुछ भी है, बट उन्होंने हमें से इस चीज़ को समझाया कि आप ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो या फिर कम अगर आ रहा है तो उस चीज़ को लेकर निराश भी नहीं होना है और ज़्यादा होने पे ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, एक संतुलित लेकर चलना है। इसलिए मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है हमें, और आगे भी वो करते रहेंगे हमें। पर आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कैसे करते हैं उसके लिए? हम एग्ज़ाम की तैयारी एक रेगुलर टाइम टेबल के साथ करते हैं, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट को टाइम और डेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखा है। एंड हमारा सिलेबस कंप्लीट लगभग हो चुका है और एक बार रिवीजन भी करवा चुके हैं सर। और आगे चल के मैं फ्यूचर में सिविल इंजीनियर के लिए ज़्यादा वो करता हूँ कि हाँ इसके अंदर ही मैं अपना करियर बनाऊँगा। जी, सिविल इंजीनियर बिल्कुल एक बहुत अच्छा फील्ड है, मैं समझता हूँ। और सर आपसे मैं जानना चाहूँगा मनोज सर, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप ओवरऑल किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बंसल ग्रुप एक अग्रणी संस्था है। मैंने जब विजिट किया था बंसल ग्रुप का, तो वहाँ पर बहुत नज़दीक से देखा कि बंसल ग्रुप के टेक्निकल एजुकेशन में और अदर्स में, जहाँ MBA है, MCA है, सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं। टेक्निकल एजुकेशन में मैंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स लाइव उनके जो मॉडल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमने बिल्कुल बहुत नज़दीक से उसको देखा है कि उन्होंने लाइव अपने मॉडल्स को दिखाया है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्निकल एजुकेशन में बंसल ग्रुप अपना योगदान पूरे मध्य प्रदेश में सराहनीय रूप से देता आ रहा है। बिल्कुल, और यही कोशिश है बंसल ग्रुप की, टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में स्टूडेंट को हम किस तरह आगे ग्रूम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में। पर आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल ग्रुप की किन नीतियों को पसंद करते हैं, और आने वाले वक्त के लिए आपने जैसे बताया कि सिविल इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान है, आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। बंसल समूह की अगर टेक्निकल नीतियों की बात की जाए तो वहाँ देखा जाएगा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं, जिनसे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का माइंड प्रैक्टिकली चीज़ों को जल्दी समझ पाता है। तो यही है मेरे विचार उनके ऊपर कि हम जहाँ विज़िट किया जब हमने बंसल कॉलेज में, तो जैसा कि सर ने बताया हमारा लाइव मॉडल देखने को मिला जो स्टूडेंट्स ने खुद बनाए थे। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जो कराए जाते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर स्टूडेंट को प्रैक्टिकली ज़्यादा चलेगा तो वो सही रहेगा आगे के लिए। जी, मनोज सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, बंसल ग्रुप के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर फील्ड, हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए और क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, क्या मानते हैं? वैसे तो मैं जहाँ तक देखता हूँ बंसल ग्रुप ने लगभग सारी चीज़ों को ही समावेशित कर लिया है अपने उसमें, कि हर वर्ग के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन उपलब्ध हो सके। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हम स्टूडेंट को देंगे उतना ही ज़्यादा हम टेक्निकली आदमी को सक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि बंसल ग्रुप में टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर वहाँ पर प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स हर काम को पहले प्रैक्टिकली कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वहाँ पर वो लाइव मॉडल या अन्य दूसरी तरह की चीज़ों को खुद क्रिएट करते हैं। और आगे मैं जब गया था वहाँ बताया कि हम नेशनल लेवल पर अपने मॉडल्स को शो कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि। और बंसल ग्रुप में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो भारत की कंपनियां हों चाहे भारत के बाहर की कंपनियां हों, वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस कैंपस के माध्यम से अपने रोजगार को पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बंसल ग्रुप के टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से देखता हूँ कि टेक्निकली बंसल ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों में आज अपने आप को रखे हुए हैं। बिल्कुल, पर आपसे मैं जानना चाहूँगा, बतौर एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उसे अपना करियर भी डिज़ाइन करना है, पढ़ाई भी करना है, स्टडीज़ पर भी ध्यान देना है, परिवार में आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए, एक बैलेंस लाइफ जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया, कितना डिफ़िकल्ट और कितना ईजी बैलेंस बनाना होता है? ये अगर इसकी बात की जाए तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करता हूँ जिनसे मैं हर चीज़ को बैलेंस कर पाता हूँ। जैसे एज अ स्टूडेंट लाइफ में हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, ड्राइड फ्रूट्स में लेता हूँ, योगा मेडिटेशन में करता हूँ, जिससे कि मेरा रूटीन भी नहीं बिगड़ता और कोई हेल्थ इशू भी नहीं होता सर। जी, और पेरेंट्स जब आपको स्टडीज़ के लिए कहते हैं तो एक जाहिर है कि आजकल खैर ज़माने के साथ हम बात करें तो पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसी ज़बरदस्ती या प्रेशर नहीं होता है, स्टूडेंट्स फ्री होते हैं अपना करियर चुनने के लिए।
लेकिन क्या पेरेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है या फिर पेरेंट्स आपके सहमत हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के इस चुनाव से? जैसे पेरेंट्स पूरी तरह से सहमत है मेरे सिविल इंजीनियर के लिए। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया कि आप जो चाहो वो बन सकते हो। तो मैंने अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने कि मुझे सिविल इंजीनियर में रुझान है मेरा, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित किया कि हाँ हम सहमत आपकी बात से, जी। इस लक्ष्य से। सर मनोज सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब करियर काउंसलिंग की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। कई स्टूडेंट्स को करियर में किस दिशा में आगे बढ़ना है उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे में ज़रूरत होती है एक बेहतर परामर्श की, काउंसलिंग की। आप स्टूडेंट की किस तरह से काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से उन्हें समझाते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं विगत 23-24 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ। जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात है, बच्चे जब 8वीं क्लास पास करके 9th क्लास में आते हैं तो हम उनसे सबसे पहले उनकी रुचि को जानते हैं कि आप किस तरह की रुचि अपने मन में रखना चाहते हैं और कौन सा फील्ड चुनना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो 2-3 सेशन जब इसमें हम बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं तो वहाँ पर हमको बच्चों की रुचि का पता चलता है। रुचि के अनुसार हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं, हमारा स्टाफ बच्चों को सजेस्ट करता है कि वो कौन सी लाइन में जाना उचित रहेगा। और बच्चे के पेरेंट्स ये दोनों ही हमको इस चीज़ से अवगत कराते हैं कि हमारा बच्चा इस प्रकार के लाइन में जाना चाहता है, तो हम उनको उस तरह का विषय प्रोवाइड कराते हैं और बच्चे निश्चित रूप से उसमें अच्छी तरह से सक्सेस होते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण ये भी चीज़ होती है, बंसल ग्रुप की भी कोशिश हालांकि यही है, सब पढ़ें और सब बढ़ें, एजुकेशन हर तबके तक पहुँचे। बंसल समूह का उद्देश्य यही है, हर विद्यार्थी तक एजुकेशन पहुँच सके, सब पढ़ें सब बढ़े की ओर। और क्या बेहतर इसमें कदम एजुकेशन की फील्ड में उठाए जा सकते हैं? देखिए, बंसल समूह ने निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया है कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इससे समाज का वो हर वर्ग जो शिक्षा से वंचित रहता आया है, आज बंसल समूह के इस काम के माध्यम से वो एजुकेशन से जुड़ रहा है, एजुकेशन को समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंसल ग्रुप के इस कार्यक्रम का कि सब पढ़ें सब बढ़ें। ये निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को एजुकेशन देगा और समाज का हर वर्ग का बच्चा आगे बढ़कर अपना रोजगार या अपना करियर बनाएगा। सर, आपके स्कूल की हम बात करें तो आपके स्कूल में जैसा कि आपने बताया 1100 करीब स्टूडेंट्स अभी अध्ययन कर रहे हैं। उनके ओवरऑल चहुमुखी विकास के लिए आप क्या आपकी कोशिश रहती है, क्या सोच रहती है, किस तरह से एजुकेशन पहुंच सके और एक ओवरऑल जिसे हम कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास, इसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, हमने जब स्कूल शुरू किया था तो हमें इस चीज़ का पता था कि हम केवल किताबी ज्ञान बच्चों को देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे या लोग पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए एक व्यवस्थित पूरा साल का एक चार्ट बनाकर हम पेरेंट्स को देते हैं, जिसमें हर महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हम पेरेंट्स के सामने रखते हैं। बच्चों को उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने पढ़ाई के अलावा अन्य दूसरी गतिविधियों को आगे लाने का अवसर मिलता है। जैसे नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, गेम्स हों या चित्रकला प्रतियोगिता हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, ये सारी चीज़ों में बच्चे बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्कूल के सामने रखते हैं। और हम भी वहीं बच्चे को जो एनुअल डेज होता है और उस एनुअल डे में जिस बच्चे का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है, हम उसको बेस्ट स्टूडेंट्स के नाम से अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं और अदर्स एक्टिविटीज़ बच्चों के दूसरे क्षेत्रों के माध्यम से हमको पता चलती हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अन्य दूसरे क्षेत्र में कितना ज़्यादा रुचि लेता है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, सारे क्षेत्रों में बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि यहाँ स्टूडेंट को अप्रिशिएट भी किया जाता है, गाइडेंस भी दिया जाता है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके। पर आपने कभी क्या अभी तक की स्टडीज़ की हम बात करें बतौर स्कूल लाइफ में, क्या कभी किसी सब्जेक्ट को लेकर, होमवर्क को लेकर या स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर कभी प्रेशर फील किया है कंपटीशन के ज़माने में? और अगर फील किया है तो कैसे आप उससे बाहर निकलते हैं? क्या मैसेज देंगे उन स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन के ज़माने में अपने आप को प्रेशराइज फील करते हैं? उनके लिए मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया, एज ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि हाँ प्रेशर आता है। जैसे मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं कि कैसे किया जाए।
तो जब जब मुझे लगा कि मैं परेशान हूँ, तो तब मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ एक उनके गाइडेंस के लिए। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही समझाया है कि अगर आप चीज़ों को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है अपने अंदर चीज़ों को लेके। पढ़ाई को लेकर अगर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा स्टूडेंट, तो कभी उसको प्रेशर जैसा कुछ लगेगा ही नहीं। फिर चाहे वो कितने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो उसको एक इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ेगा तो उसे क्लियर कर सकता है आसानी से। फिर भी अगर उसको लगता है तो मेडिटेशन ये सारी चीज़ें कर सकता है, जिनसे कि वो बैलेंस लाइफ कर पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ ऐसी हम अपने डेली रूटीन में आदतों को शामिल कर सकते हैं बतौर स्टूडेंट की लाइफ में, जिससे अगर उसे प्रेशर फील हो रहा है, वो मानसिक तनाव में आ रहा है, तो उससे काफ़ी हद तक वो पार पा सकता है। बतौर एक स्टूडेंट की लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ में चैलेंजेस भी कई होते हैं। मनोज सर, एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, आप क्या मानते हैं कि स्टूडेंट को उन चैलेंजेस का कैसे सामना करना चाहिए? क्या वो ऐसे काम या डेली रूटीन में अपने एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकता है कि अपनी स्टडीज़, अपने करियर के साथ साथ वो सब चीज़ों को बैलेंस करके चले? स्टूडेंट की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट? देखिए, डिफ़िकल्ट लाइफ स्टूडेंट चाहे तो खुद बना सकता है, जब उसके सामने शिक्षकों के माध्यम से एक समूह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो शिक्षक निश्चित रूप से इसीलिए होता है कि उसकी जो बड़ी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को छोटा करने के लिए। जब शिक्षक उन समस्याओं को छोटा करके बच्चों के सामने रखता है, सरल तरीके से बच्चों के सामने रखता है, तो बच्चों को ध्यानपूर्वक उन सब चीज़ों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अपने छोटे छोटे गोल निर्धारित करें, उन छोटे छोटे गोल के माध्यम से वो अपनी स्टडीज़ को एक टारगेट बनाए, एक शेड्यूल बनाए कि हमको किस तरह से कौन कौन सी चीज़ को सॉल्व करना है। जहाँ तक समस्या वाली बात है, तो निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट में बेसिकली मैथ साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और मैथ साइंस की में हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देने की भी कोशिश करते हैं। जहां बच्चों को लगता है कि हम कहीं कमज़ोर हैं, हमसे कोई चीज़ छूट रही है, तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देकर उनके समाधान करने का प्रयास करते हैं, और जिसमें बहुत से बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ये भी देखते हैं मनोज सर, आज के दौर में 21वीं सदी में आबादी भी बड़ी है, कंपटीशन भी बड़ा है। ऐसे में हम हर फील्ड की बात करें, हम इंजीनियरिंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी अपना करियर बनाना चाहता है तो वो देखता है कि चैलेंजेस कई सारे हैं और कंपटीशन बहुत है। उस कंपटीशन को भी पार पाना है, सफलता की ओर भी आगे बढ़ना है। तो ऐसे में और किन चीज़ों की या और किस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट को कि वो उस कंपटीशन का अच्छे से सामना कर सके और अपनी सफलता की सीढ़ी पर आसानी से चढ़ सके? देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को आज चारों तरफ से अपने आप को कलेक्शन, एक जो कलेक्टिव चीज़ होती है उसको करना बहुत ज़रूरी है। चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या अन्य दूसरी चीज़ों के माध्यम से हो। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। अदर कोचिंग क्लासेस भी हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस जब भी मदद करेंगे जब स्टूडेंट खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। यदि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोचिंग या स्कूल स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पैदा करने के साथ साथ उसको अन्य दूसरी चीज़ों के माध्यम से अपने ज्ञान को ओवरऑल डेवलप करना पड़ेगा। किसी एक माध्यम से वो आप आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको हर फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को परफेक्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर आपसे मैं जानना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल चल रही है, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन से बच्चे पढ़ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स के कुछ अच्छी बातें भी हैं, मददगार भी साबित होता है टेक्नोलॉजी में, तो कई इसके दुष्परिणाम भी हैं। आप टेक्नोलॉजी को इस कैसे देखते हैं? मोबाइल का यूज़ आप कितना करते हैं? ऑनलाइन पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इसके दुष्परिणाम है? कैसे एक स्टूडेंट को मोबाइल से या इंटरनेट से कितना वक्त देना चाहिए, और क्या आप मानते हैं कि इसका कैसा बेहतर यूज़ किया जा सकता है? सर, मोबाइल की अगर बात की जाए तो आज लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होते हैं। अगर एक स्टूडेंट अगर बात की जाए तो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरा भी अकाउंट FB, व्हाट्सएप सब अकाउंट सब चीज़ों पे है, बट एक टाइम पीरियड है उसका भी, एक शॉर्ट टाइम पीरियड बना के रखा है कि हाँ इतने टाइम तक चलाना है और इतने टाइम तक नहीं करना है। बट जो मेन चीज़ है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादा उस पर सर्च करनी है, फिर चाहे मैं गूगल पे करूँ, यूट्यूब पे करूँ। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर मोबाइल का अगर यूज़ करना है तो वो अपने काम की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अदर चीज़ों में, जैसे FB पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट की लाइफ में इतना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ये बहुत लाइफ का वो गोल्डन पीरियड होता है स्टूडेंट की लाइफ में। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। एडवांटेज क्या उठाएगा स्टूडेंट की? जब उस पर अच्छी चीज़ें सर्च करेगा
नॉलेज की जो बातें हैं वो निकालेगा, अपने एग्ज़ाम आ रहा है तो नियर एग्ज़ाम क्या इन्फॉर्मेशन है वो निकालेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ाई में तो क्वेश्चन निकालेगा। और इन सब चीज़ों पे काम नहीं बन पाता है तो फिर एक स्कूल है तो स्कूल के पास जाएगा, स्कूल के टीचर से कंसल्ट करेगा वो और अपना डाउट क्लियर कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का हम बेहतर यूज़ करें, यही हमारी कोशिश होना चाहिए और एक सीमित दायरे में। मनोज सर, आपसे मैं वर्तमान परिदृश्य की बात करूं एजुकेशन की, तो देश भर ही नहीं विश्व भर में पिछले साल जो कोरोना नामक बीमारी आई, पूरी दुनिया को इस बीमारी ने हिला दिया। सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। ऐसे में हर फील्ड, हर तबका प्रभावित हुआ और एजुकेशन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, एजुकेशन पे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। और ख़ासतौर पे प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, छोटे बच्चे जिन्हें अभी तो फ़िलहाल सरकार ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया है, लेकिन बैक टू न्यू नॉर्मल की तरफ अब हम लौट रहे हैं। इस कोरोना के बाद बदलते एजुकेशन पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस कोरोना बीमारी ने हमें बहुत सी नई चीज़ों को, नई परिस्थितियों को जानने और समझने का अवसर प्रदान किया है। हम जहां अभी तक मोबाइल को एक यूज़लेस चीज़ समझते थे, वहीं हम ये देख रहे हैं कि कोरोना में वही मोबाइल हमारे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर उभर कर आया है। कोरोना से जहां प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और साथ में स्कूलों का भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं स्कूल, जहां पर बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाई है। ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे नहीं लगता 15-20% से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो कैसे अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमने कोरोना पीरियड को भी ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने क्लासेस को शुरू करने का कहा, तो हमने हर हफ्ते में 2 बार पूरे स्कूल को सैनिटाइज कराकर, उसमें बच्चों को बाहर ये शूज़ निकलवा कर, बच्चों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराकर, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाकर बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश की और हम इसमें निश्चित रूप से सफल भी हुए हैं। जहाँ तक आने वाले समय का सवाल है, निश्चित रूप से आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही रहेगा और उसमें कभी इस तरह की समस्याएं यदि आती हैं तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। मैं चाहूँगा सर, एक बतौर मेंटर, एक टीचर, आप गाइडेंस, एक मैसेज दें तमाम उन स्टूडेंट्स को और तमाम टीचर्स को। क्या हमारे व्यूवर्स को आप मैसेज देंगे? कोरोना के बाद एक बार फिर हम न्यू नॉर्मल की तरफ तो लौट रहे हैं, लेकिन क्या मैसेज इस कार्यक्रम के ज़रिए आप देना चाहेंगे तमाम लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो परिस्थितियाँ आती हैं, समय आता है, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ जाता है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सावधान रहेंगे तो आने वाले बहुत सी ऐसी चीज़ों से बच पाएंगे ताकि हम पर किसी प्रकार का दुष्परिणाम ना हो। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करते रहें और इस समय को एक धैर्यपूर्वक निकालते रहें। अच्छा समय आएगा, निश्चित रूप से सभी के लिए फिर से खुशहाली वाला समय आएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा। उम्मीदों भरी आपने एक मैसेज दिया है। सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना है और बेशक अच्छा होगा सब। चैलेंजेस कई सारे आएंगे, लेकिन उनका डट के हमें सामना करना और एक अच्छा वक्त ज़रूर लौट के आएगा। मनोज सर और पर्व, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।